नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। देश का पीएम अगर चाय वाला है तो फिर बीजेपी में परिवारवाद का बोलबाला क्यों? लोकतंत्र का नाम लेने वाली पार्टियों को परिवार के कब्जे से आजादी कब मिलेगी? ताल ठोक के आज यह सवाल इसलिए क्योंकि लंबे वक्त से दूसरी पार्टियों में परिवारवाद और वंशवाद को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने नेताओं के बहु बेटों को टिकट देने में कोई कंजूसी नहीं बरती। बीजेपी ने करीब 15 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनका रिश्ता बीजेपी के बड़े नेताओं से। बीजेपी का टिकट पाने वालों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका है, लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन है। ये हाल तब है जब पीएम मोदी खुद परिवारवाद के खिलाफ है। मोदी ने यूपी में टिकट बंटवारे के पहले कहा था कि पार्टी के लोग अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट न मांगे। तो क्या बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत को किनारे करके बहु बेटियों का सहारा ले लिया? समाजवादी पार्टी ने भी आज यूपी में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बना दिया, जहां उनका मुकाबला होगा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई रीता बहुगुणा जोशी से। रीता जोशी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं और वो भी विरासत से ही सियासत में आई। समाजवादी पार्टी पर समाज के बहाने परिवार को बढ़ावा देने का आरोप सबसे बड़ा है। परिवारवाद के नाम पर बीएसपी का भी सच सामने आ चुका है। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के लोगों को टिकट मिले। सवाल आज यह है कि लोकतंत्र के नाम पर पार्टियों पर परिवारों का कब्जा कब तक रहेगा? परिवारवाद के आगे कार्यकर्ताओं का हक कब तक मारा जाता रहेगा? क्या पार्टियों में बेटे बहुएं चुनाव लड़ने के लिए और कार्यकर्ता सिर्फ कुर्सी लगाने और नारे लगाने के लिए? ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा। एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। टिकट क्या बीजेपी महासचिव उत्तर प्रदेश को कारण से मिला है या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे कारण? ये आरोप लग रहा है। जो लोग भाजपा के वर्कर हैं वो जानते हैं कि मैं पंकज सिंह भी पिछले 16-17 वर्षों से रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश के गांव और गलियों में घूमने का काम किया है। अब ये तो पार्टी नेतृत्व इस पर अपनी रणनीति होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जिसको जहां लड़ाना होता है उसको वह लड़ाती है। मुझे जो सीट दी गई है वो सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, इलाहाबाद पश्चिमी। इस सीट पे मेरे पूज्य नाना जी लाल बहादुर शास्त्री जी लोकसभा जीतते रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। मेरे पिताजी के बड़े भाई भी वहां से 3 दफे विधायक रहे और गृह मंत्री बने उत्तर प्रदेश के। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर में कितना जो है वंशवाद चल रहा है और बहुत सारे नाम आए हैं। मेरा ख्याल है कम से कम 50 नाम ऐसे हैं जो वंशवाद से जिनका ताल्लुक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाती है, अपने अंदर कुछ नहीं देखती है। वो खुद उसी विचार के हैं जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए एक ही तरह की परिवारवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, प्रेरित हैं और उस पर चल रही हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पार्टियों के लोकतंत्र को परिवार तंत्र से कब मिलेगी आजादी? दूसरा सवाल, अगर प्रधानमंत्री चाय वाला फिर बीजेपी में क्यों फैमिली का बोलबाला? तीसरा सवाल, देश में लोकतंत्र पर फैमिली का कॉपीराइट कब तक? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, परिवारवाद के आगे कब तक मारा जाएगा कार्यकर्ताओं का हक? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुधींद्र भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूपी की राजनीति को पिछले 2 दशक से वो कवर कर रहे हैं, बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो चीफ हैं 2 दशक तक। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे जो लगातार पिछले कई दिन से, कई महीने से कहिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं।
तो बात करें उसके पहले जल्दी से खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव परिवार के एक और सदस्य को चुनावी एंट्री मिली है। समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दिया है, यानी वो वहां से बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। और विशाल पांडे, देखिए इत्तेफाक से आज हमने परिवारवाद पे बहस रखी। पिछले 1.5 दिन से जब से बीजेपी की लिस्ट आई है, लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है कि बीजेपी जो परिवारवाद का सबसे ज्यादा विरोध करती है, उसने अपने नेताओं के परिवारों को टिकट दिया और बहस से ठीक कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव की बहू को भी टिकट मिल जाता है। तो क्या ये माने कि राजनीतिक पार्टियां परिवारों से आगे नहीं सोचती हैं, ना सोचना चाहती? बिल्कुल रोहित जी, हर राजनीतिक दल की मजबूरी है कि परिवारवाद के आगे उसे घुटने जरूर टेकने पड़ते हैं, क्योंकि जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं राजनीतिक दलों के हर जिलों में जहां पर उनके क्षेत्रीय नेताओं का दबदबा है और उनके जातीय और संतुलन को फिट करने के लिए राजनेताओं के बेटे और बेटियों को टिकट इन्हें देना पड़ रहा है। और भाजपा की फेरिस्त बहुत लंबी है। आज अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से उतारा गया है। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं ये, और अखिलेश यादव की देवरानी कही जाएंगी। तो इसके अलावा समाजवादी पार्टी में भी एक लंबी फेरिस्त है जहां बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है। अभी जो आज लिस्ट जारी की है उसमें अमरिंदर निषाद हैं गोरखपुर से, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे ही चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी, हर जगह परिवारवाद का बोलबाला है। और जो आम कार्यकर्ता है वो जरूर कहीं ना कहीं से थोड़ा निराश हुआ है, क्योंकि हमने तमाम लोगों से बातचीत की टिकट मिलने के बाद। जो वर्कर्स हैं सभी राजनीतिक दलों के, उनके अंदर जरूर निराशा है कि उनकी मेहनत के आगे जो परिवारवाद है, उनकी लॉबिंग और उनके दम के चलते उनका टिकट काट दिया जाता है। रोहित जी बिल्कुल विशाल, आप रहिएगा हमारे साथ। संबित पात्रा, हालांकि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने परिवारवाद की अलग ही परिभाषा गढ़ दी है कि परिवारवाद वो नहीं होता जो हम कर रहे हैं, वो होता है जो कांग्रेस पार्टी करती है, वो होता है जो समाजवादी पार्टी करती है। पर सर एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, थोड़ा खुल के समझाइएगा, 1.5 मिनट का समय आपके पास है, कि चुनाव बेटे बहुएं लड़ेंगे और कार्यकर्ता केवल मोदी मोदी चिल्लाएगा भीड़ में खड़े होकर, या कुर्सी लगाएगा, टेंट लगाएगा, टाट बिछाएगा? वाजिब प्रश्न है, मगर मैं समझाऊं जो आपने प्रश्न पूछा था कि डायनास्टी, वंशवाद, परिवारवाद, इसमें और जो टिकट किसी कार्यकर्ता को मिला है, जो कि किसी मंत्री का बेटा भी हो सकता है, किसी बड़े नेता का बेटा भी हो सकता है, उसमें फ़र्क क्या है? देखिए, वंशवाद तब होता है जब हायर अपरेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि अगर राजा अपना गद्दी छोड़ता है तो उसके पश्चात उसके बेटा या बेटी को ही गद्दी मिलता है। जैसे कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री या कांग्रेस पार्टी का मुखिया कोई और नहीं बन सकता है जब तक कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उसे ना संभाल ले, गांधी परिवार से ही कोई बनता है। हमारे यहाँ पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, वह कैडर से ही उठते उठते अपने मेहनत के कारण बनता है। और देखिए, आपने पंकज जी का उदाहरण दिया, 3 टर्म ये जनरल सेक्रेटरी पार्टी के रहे हैं, उससे पहले युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं, इतने वर्ष कैडर के रूप में काम किया। मुझे तो लगता है अगर वो किसी मंत्री के बेटे नहीं होते तो शायद पहले टिकट मिल गई होती। मंत्री के बेटे हैं इसलिए उन्हें देर में टिकट मिली है। तो एक कार्यकर्ता को, वो भी तो कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। उनको किसी पार्टी का अध्यक्ष या मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, केवल एक टिकट देके जो उनका बिल्कुल अधिकार है वो लड़ रहे हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष ये अवतरित नहीं होते हैं, उनका जन्म पालने में नहीं होता है, उनका जन्म जमीन पर संघर्ष के साथ होता है और संघर्ष करके वो ऊपर उठते हैं। आप बता दीजिए राहुल गांधी जी ने कितना संघर्ष किया है? वो तो यूं ही ऊपर उठ गए हैं स्वाभाविक रूप से। राजीव गांधी। संबित पात्रा, आपका समय खत्म हो गया, मैं लिस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपने कहा पंकज सिंह को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो 3 बार जनरल सेक्रेटरी रहे। चलिए, मैंने डिस्काउंट कर दिया सर, छोड़ दिया मैंने उनको। अब मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, हालांकि याद होनी चाहिए लिस्ट, याद होगी भी, फिर भी बता देता हूं सर। लखनऊ ईस्ट से लोकसभा के पूर्व सांसद लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन, मृगांका सिंह कैराना के सांसद हुकुम सिंह की बेटी, सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद से प्रभा द्विवेदी के बेटे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण। इसके अलावा राम प्रताप वर्मा अतरौला बलरामपुर से उनको टिकट मिला, वो श्यामलाल वर्मा पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे हैं। फॉर्मर बीएसपी एमपी गंगाचरण राजपूत सन ब्रिजभूषण राजपूत। ऐसे सर लिस्ट पूरी है, मैं पढ़ते चला जाऊंगा, पूरा प्रोग्राम इसी में खत्म हो जाएगा और फिर आप बताते रहिएगा कि ये वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, और कह दीजिएगा कि राहुल गांधी आते हैं वंशवाद से। तो प्रेमचंद मिश्रा जी, पंजाब की आपकी लिस्ट पढ़ने लगूं तो उसमें भी ऐसे ही नाम है। क्या आप लोग अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते हैं, उन पे जीत का यकीन नहीं है,
या आप लोग ये तय मानते हैं कि भाई जिसके पास राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना तो वो राजनीति के लायक है, ना उसके पास इतना पैसा और इतनी जुगाड़ होगी कि वो चुनाव ही लड़ पाए बेचारा, इसलिए उन्हीं को टिकट दो जिनके पीछे बैकग्राउंड में राजनीति रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर टिकटें पार्टी कार्यकर्ता को ही मिलता है। जो किसी बड़े बाप के बेटे नहीं हैं या किसी राजनीतिक परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, ज्यादातर टिकट उनको ही कांग्रेस देती है। हाँ, कतिपय सीटों पर वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हमें कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं जिनकी यूनिबिलिटी हम देखते हैं कि वो जीत सकते हैं, वहाँ उनकी लोकप्रियता है, उनके वहाँ परिवार की प्रतिष्ठा है, तो वो एक पैमाना हो सकता है। लेकिन कल तक कांग्रेस के ऊपर, और अभी भी बीजेपी के हमारे मित्र अभी भी दूसरी परिभाषा बता रहे थे, यही तो बीजेपी का पाखंड है, जो इनके लिए परिवारवाद राष्ट्रवाद है और बाकी लोगों के लिए परिवारवाद है। ये सब थोथी दलीलें अब नहीं चलेंगी। लोग समझ रहे हैं कि इनके कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, और बीजेपी यही तो करती रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेगी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनके यहाँ पाए जाएंगे। सदाचार की बात करेगी, सबसे ज्यादा दुराचारी इनके यहाँ पाए जाएंगे। नोटबंदी की बात की, सबसे ज्यादा गुलाबी नोट इन्हीं के लोगों के यहाँ से पकड़े गए। ये इनकी खासियत रही है। ये जिन चीजों को उठाते हैं वस्तुतः उसमें खुद लिप्त रहते हैं। आज यूपी की लिस्ट से या उत्तराखंड में भी इन लोगों ने तो बिल्कुल ही एक तरह से नग्नता दिखा दी है कि हमारे यहाँ परिवार, हमारे नेताओं के रिश्तेदार हमारे लिए सब कुछ है, पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। तो यह कहना कि सिर्फ राहुल गांधी डायनेस्टी और राजनाथ सिंह का बेटा डायनेस्टी नहीं होगा, लेकिन राजीव गांधी के बेटा डायनेस्टी। ठीक सर, समय खत्म हो गया, वापस आऊंगा। आपने कहा राजीव गांधी का बेटा डायनेस्टी पॉलिटिक्स का उदाहरण क्यों है, वापस वहीं से बात शुरू कीजिएगा क्योंकि उनका जवाब भी अधूरा रह गया, समय उससे पहले खत्म हो गया। राजीव राय साहब, जल्दी से आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। आपने तो पूरा उदाहरण ही खड़ा कर दिया था सर, लोकसभा चुनाव में परिवार के अलावा कोई संसद पहुंच ही नहीं पाया था, और आज की बहस की शुरुआत भी इस बात से हुई कि अपर्णा यादव के नाम का टिकट ऐलान हो गया। रोहित, मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की एक बात याद आ रही है, परिवारवाद सत्ता का परिवारवाद या संघर्ष का परिवारवाद। अगर किसी राजनीतिक परिवार से कोई बच्चा सक्रिय है, और जिन परिवारों का आप नाम ले रहे हैं जरूरी नहीं कि सारे बच्चे उसके राजनीति में हैं, तो क्या पत्रकार का बेटा पत्रकारिता में आने के लिए स्वतंत्र है, डॉक्टर का बेटा स्वतंत्र है, इंजीनियर का बेटा स्वतंत्र है? किसी राजनीतिक परिवार के बच्चे को इसलिए डिनाई कर दिया जाए कि उसका बाप या उसका परिवार के लोग राजनीति में? हाँ, लेकिन उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर नीचे से संघर्ष करके आता है, लोगों के बीच से आता है, और अंततः लोकतंत्र में चुनता कौन है? चुनता तो जनता है, जनता ही चुनती है ना। अगर परिवार का कोई बेटा भी भेज दिया जाए जनता के पास और जनता उसको नकार दे, तो फिर परिवार का कोई मतलब नहीं रहता है। ये जरूर है, सच्चाई को स्वीकार करूंगा बेबाकी से, कि बड़े बेटे के बड़े राजनीतिक परिवार के बच्चा होने से कुछ लाभ जरूर मिलता है, वोटों के पैमाने में कुछ वोट ज़्यादा मिल जाते हैं, और अंततः सारी पार्टियों का यही होता है कि जिस उम्मीदवार को मैं दूं जीत कराए। लोकतंत्र में अंक गणित का एक खेल होता है, इस सच्चाई से मैं इनकार नहीं करूंगा, बेबाकी से स्वीकार करूंगा। और इसमें अब आरोप प्रत्यारोप, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई, बड़ी बड़ी बातें लोग कहते थे। एक नाम पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं जानता हूं पंकज सिंह को, बहुत सालों से राजनीति में है। उसके बाद जितने नाम आपने गिनाए उनका कोई योगदान नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अपर्णा के नाम लिए, वो शादी से पहले ही सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, लगातार सरकार में। सर, समय खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि टीचर का बेटा टीचर हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार हो सकता है, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, भले ही वो काबिलियत अर्न करके आए तो ज़रूर हो सकता है, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल कहाँ से उठा वो आपने भी सुना था। सुधींद्र भदौरिया, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां माँ बाप के राजनीति में होने को पहली क्वालिफिकेशन मानती हैं? कोई ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से उठ के वाकई चुनाव लड़के राजनीति में जाना चाहता हो, उसके लिए सफर बहुत लंबा होता है। देखिए, हमने जब राजनीतिक कर्म शुरू किया तो हमने उस समय के जो सबसे बड़े समाजवादी नेता और जिस समाजवाद की दुहाई मुलायम सिंह और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव देते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रचार और विचार ये था कांग्रेस पार्टी का जो परिवारवाद। उसमें जवाहरलाल नेहरू की पुत्री
इंदिरा गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था और कहा था कि इस परिवार में पैदा होने से ही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाया करता है। और मैंने ये भी देखा कि श्री मुलायम सिंह कुछ दिन जेल भी रहे इसके नाते, इस परिवारवाद का विरोध करते हुए, पर इन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ गए। मतलब आप ये देखिए कि गांव का प्रमुख जो होता है प्रधान, वो भी एक ही परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी, विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री की पत्नी भी, मतलब लगभग 50 लोग एक घर के संसद से लेके गांव के प्रधान तक हो गए। ये परिवारवाद की जो मैंने नई परिभाषा सुनी अभी समाजवादी पार्टी से, ये मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो इससे विपरीत विचार रखते थे। वो ये कहते थे कि अगर परिवार में लोग, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे मैं बतला दूं, अपने ही घर में हमारे पिता और माँ दोनों ही सांसद थे, पर दोनों आज़ादी की लड़ाई में वर्षों वर्षों तक जेल रहे, फैजाबाद में, कभी इटावा में, कभी मेरठ में, और उनको सर समय समाप्त हो गया। संबित पात्रा, आपने आधी लिस्ट सुन ली थी, आप चाहें तो मैं आधी सुना देता हूं। फिर पंजाब में आपके सहयोगी हैं अकाली दल, उनकी भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिर उत्तराखंड में आपकी अपनी लिस्ट है, कहीं तो मैं सारी पढ़ देता हूं सर। और दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है सर कि कार्यकर्ता तो रोएंगे ही, क्योंकि लखनऊ में आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए उनमें एक आपके नेता के बेटे 3 बाहर से आए हुए हैं। कार्यकर्ता बेचारा क्या करेगा, केवल नारा ही लगाएगा फिर वो तो। देखिए, चूंकि आज हम वंशवाद पर डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ एम्पिरिकल स्टडीज़ भी होना चाहिए, कुछ कागज़ के आधार पर स्टैटिस्टिकल डिस्कशन भी होना चाहिए। न्यूयॉर्क में एक प्रोफेसर है कंचन चंद्रा, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स और पॉलिटिकल वीकली में बहुत सही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर अभी 1 वर्ष पहले आर्टिकल लिखा। उन्होंने एक बड़ी बात उसमें आंकड़ों के विषय से कहा था, मैं वो आंकड़ा पढ़ देता हूं। डायनास्टिक रिप्रेजेंटेशन हैज डिक्लाइंड फॉलोइंग द एसेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी टू पावर। इन 2009 29% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स had a dynastic background. That proportion has dropped to 21% in 2014. तो स्वाभाविक रूप से जो आपने शीर्षक दिया था कि नरेंद्र मोदी जी चाय वाले हैं, तो यही एम्पिरिकल डाटा कहती है कि उनके आने से, और भारतीय जनता पार्टी जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके आने से ये 29% से 21% का डिक्लाइन हुआ। पहले याद करिए, 5 में से हर एक व्यक्ति जो मेंबर पार्लियामेंट होता था वो डायनास्टिक होता था, अब 3 कम हो गई है इस संख्या में। आप लगता है इस स्टडी को झुठलाने की दिशा में काम कर रहे हैं अब, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं तो अच्छा 1 मिनट देखिए, आपने 1 मिनट टाइम दिया था, मैं तो पूरा वो पॉलिटिकल स्टडी लेके आया। सीएनएफ मिलने ले रखा है। नहीं, मैं रोहित जी, आपको अगर इस पे डाउट है तो मैं आपको ये कागज भेज सकता हूं। सर मैंने डाउट तो किया ही नहीं, मैंने तो पूछा क्या आप इसको झुठलाने की दिशा में काम कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, हमें इसको गलत साबित करना है। मेरा सवाल तो ये था। ना, बिल्कुल। बहरहाल प्रेमचंद मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। प्रेमचंद मिश्रा बोलिए, और इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी कौन सा राजनीतिक अनुभव लेके उपाध्यक्ष बने थे पार्टी के? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं, या कौन सा राजनीतिक अनुभव लेकर राजनीति में उतरे थे सर वो? नहीं, सुन लीजिए ना, देखिए, अगर उस परिवार की आप बात करेंगे, मुझे आप 1 मिनट दीजिए और तो मैं बता सकता हूं। देखिए, अपने देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेसी में उस परिवार का जो शहादत है इस देश के लिए, सोशल लाइफ के लिए, पब्लिक लाइफ के लिए, उसको आप बीजेपी वाले कुछ भी करें, आप झुठला नहीं सकते। तो गांधी फैमिली को आप उस रंग से मत जोड़िए कि परिवारवाद या वंशवाद है। गांधी परिवार का सेक्रीफाइस है और लोगों का ट्रस्ट है। जब ये लोग कहते हैं ना कि 60 साल सत्ता में रहे और 70 साल रहे, अरे हम जबरदस्ती थोड़े रहे, लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, लोगों ने हमें सेलेक्ट किया है ना, तब हम सत्ता में रहे। उस परिवार को लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट किया है, तब हम सत्ता में लगातार रहे। और लगातार कोई जनता को बरगला के सत्ता में नहीं रह सकता है। अगर हम 60 साल रहे हैं, इसका मतलब हमने प्रगति और विकास लाया, और इसका मतलब हमारे प्रति लोगों की आस्था है। इसलिए इसको छोड़िए। बात हो रही है कि आज परिवारवाद की, वंशवाद से इसको मत जोड़िए। परिवारवाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक तरह से जो सूची जारी की है, 2-3 दिनों से देख रहे हैं ये। सर 1 मिनट हो गया मिश्रा जी, आवाज चली गई आपकी। 1 मिनट हो गया, मैं वापस आऊंगा तब फ्री राउंड होगा, उस वक्त आप अपनी बात पूरी रख पाएंगे। राजीव राय, लेकिन ये सारी बातें तो फिर धरी की धरी रह जाती हैं जब आप राजनीतिक परिवारों को देखते हैं। गांधी परिवार, करुणानिधि परिवार, यादव परिवार, चौटाला परिवार, बादल परिवार, हुड्डा परिवार, लिस्ट खत्म ही नहीं होती सर। राजीव राय जी,
मेरा सवाल आपसे है। मैंने वही बात से शुरू कर रहा हूं। आपने परिवार की जो बात करी, अंततः लोकतंत्र में अगर मान लीजिए लोकसभा में आपने एक उदाहरण दिया, मैं बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूँ, सही बात सच्चाई है कि नेताजी के परिवार के लोग ही जीत कर गए। नेताजी के परिवार के लोग जीत कर क्यों गए? कोई जबरदस्ती तो वोट डलवाया नहीं, कोई बंदूक के नोक पर वोट तो डलवाया नहीं, जनता ने चुना। ये मैंने आपको सच्चाई से स्वीकार कर लिया कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब किसी बड़े राजनीतिक परिवार से कोई उम्मीदवार आता है तो वोटों की संख्या बढ़ जाती है और विनेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हैविंग सेड सो, मुझे तो मैं तो जहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे सरकार में एक मंत्री है जो उनका अपने पास झोपड़ी में रहते हैं, आप लोगों ने अपने चैनल पर दिखाया, खासतौर से विशाल पांडे का रिपोर्ट आया था, गांव में खेत जोतते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक परिवारों की वजह से आम कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया जाए। अगर कहीं राजनीतिक परिवार का सदस्य हो लेकिन आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा मजबूत। ठीक सर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता इग्नोर नहीं होता परिवार की वजह से। त्रिपाठी जी, पहले सेगमेंट में आपसे कमेंट ले नहीं पाया, अब आपसे कमेंट ले रहा हूं। क्या वाकई ऐसा है कि परिवार को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ता इग्नोर नहीं होता? और अगर नहीं होता तो क्यों वो नारे लगाता है फिर जाके? क्यों वो कुर्सी तोड़ता है पार्टी दफ्तर में? क्यों बाहर जाके गाड़ियों के पंक्चर करता है? नहीं, बिल्कुल बात सही है कि ये जो टिकटों के वितरण में परिवारवाद की वजह से और पैसा की वजह से, दोनों मिला जुला खेले, उन्हीं परिवारों को भी प्रश्रय मिलता है जिनके पास पैसा हो गया राजनीति की वजह से। क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार होने के लिए आपको परिवार की गुडविल के साथ साथ पैसा भी चाहिए। इससे आम कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसीलिए पॉलिटिक्स में आते नहीं आजकल, क्योंकि अब जो है वो लिमिटेड। और जहाँ तक संबित पात्रा जी की बात कह रहे हैं कि भाई हमारे नेशनल लेवल पे या टॉप पे नहीं है, तो मुझे लगता है उसकी वजह सिर्फ ये है कि बीजेपी में जो सत्ता की चाबी है, कुंजी है, वो नागपुर में रखी हुई है और इसलिए कोई फैमिली का नहीं चलता। लेकिन जो बीजेपी के नेता आते हैं तो हमें अच्छी तरह याद है कि प्रधानमंत्री हुए तो उनके दामाद चर्चा में आ गए। यूपी में कल्याण सिंह जी थे तो उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया, अभी पोते को टिकट दिलवाया। तो बीजेपी में टॉप पे सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आरएसएस कंट्रोल कर रही है। बाकी लोग तो कोई कसर नहीं छोड़ते, जो छोटे छोटे लेवल पे, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे हुकुम सिंह हो। और दूसरी बात यह है कि लखनऊ में आखिर रीता जोशी को, नीरज बोरा को, ये तो पार्टी में कोई संघर्ष नहीं किया था, ये तो दूसरी जगह से लाए हैं। तो चक्कर यही है कि बीजेपी में ये जो कथनी और करनी में फर्क सबसे ज्यादा बीजेपी में है। जो ये आरोप लगाते हैं दूसरे पे, चाहे परिवार का हो, चाहे अपराध का हो, चाहे और भी चीजों का, ये खुद वही चीज पावर में बने रहने के लिए या पावर पाने के लिए करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि दोहरी बातें ये करते हैं। और नीतियों में भी है, पहले देखिए आधार कार्ड का विरोध करते हैं, जीएसटी का विरोध करते हैं, एफडीआई का विरोध करते हैं, लेकिन सत्ता में आने पे फिर वही चीजें करते हैं। तो ये कथनी और करनी का विरोध, बाकी लोग इस तरह से हिपोक्रेसी नहीं करते हैं। बाकी लोग परिवारवाद है, मुलायम सिंह करते हैं तो खुलेआम करते हैं। ठीक है, इनके यहाँ हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं हालांकि भदौरिया से कमेंट लेना चाहता। संबित, आप जवाब दे दीजिए उनकी बात का पहले। नहीं, मुझे लगता है जो हमारे आदरणीय पत्रकार जी है वो खाली बीजेपी का विरोध करते हैं, बाकी लोगों का नहीं करते। खैर, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। मैं तो आंकड़ों पे बात करूंगा। ये आंकड़े इसी मेंबर, इसी पार्लियामेंट सेशन का है साहब, पूरे विश्व के प्रसिद्ध आंकड़े हैं कि बात कर रहे हैं ना। हाँ, मुलायम सिंह तो खुदाम परिवार मैं आंकड़े दिखा दूं, मैं आंकड़े दिखा दूं सर। ठीक है सर, वो पाखंड की बात मैं आपको आंकड़े दिखा के कैमरा पर्सन से कहूंगा जूम करे। ये आंकड़े इसी पार्लियामेंट के हैं कि कितने पार्टी, उनका कितना डायनेस्टी का वंशवाद का रूल इस पार्लियामेंट में है। आप छोटे-छोटे जगहों पर सर रुक जाइए, मैं एक जवाब दे रहा हूं। सर, आप ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह मत मुझसे सवाल पूछिए। आप पत्रकार हैं, आपने सवाल उठाया, मैं जवाब दे रहा हूं ना सर आपको, जवाब दे रहा हूं। हमने पढ़ा हुआ है, वो इंटरनेट तो आपने पढ़ी हुई ना, मैं जनता के लिए बता रहा हूँ। आप पढ़ के भी नहीं बता, नहीं, आपने पढ़ी तो हुई है, मगर आप जनता को मुझे बताने दीजिए। आप ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बेचैन मत हो जाइए। हाँ, सबके पास इंटरनेट है तो डिबेट काहे हो रहा है फिर? नहीं, मैं नहीं, आपने इंटरनेट से पढ़ के नहीं बताया ना, तो मुझे बताना पड़ेगा। पात्रा जी, रोहित जी देखिए यहाँ पे, एक सेकंड के लिए रोहित जी, मैं पूरी बात बताइएगा प्लीज, मैं तब नहीं रोकूंगा। लेकिन ये कहने के लिए रोक रहा हूं कि ये जो दो देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं सर, कांग्रेस और बीजेपी,
कांग्रेस से सवाल पूछिए तो वो कहता है आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपसे कोई सवाल पूछ दे तो आप कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अगर आप लोगों को सवालों का जवाब देने में इतना ही बुरा महसूस होता है सर दोनों पार्टियों को, तो आप लोग प्रवक्ता का पद खत्म कीजिए, छोड़िए टीवी डिबेट्स में जाना, बहस में हिस्सा लेना, क्योंकि जो भी आपसे सवाल पूछेगा वो दूसरी पार्टी का कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं मैंने तो पाखंड की बात कही है ना, बाकी लोग स्वीकार करते हैं, आप स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं रोहित जी, आप मैं उत्तर दे दूं। मिश्रा जी इसके कई उदाहरण पड़े मेरे पास। मिश्रा जी ऑन रिकॉर्ड ऐसे कई उदाहरण पड़े हैं मेरे पास सर, मैं 10 चैनल की क्लिपिंग्स आपको दिखा दूंगा। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता के पास डिफेंस नहीं होता तो वो कहते हैं आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो सर इसलिए प्लीज मैंने ये मुद्दा इसलिए रखा यहाँ पे, सर मैंने ये मुद्दा यहाँ पे इसलिए रखा ताकि आप दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप क्या उदाहरण सेट कर रही हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बाकी राजनीतिक पार्टियों के सामने, वो आप लोगों को तय करना है। अब सुन लीजिए, मैं बोलिए संबित पात्रा, जवाब दीजिए। आ रहा हूं बतौरिए आपके पास। संबित पात्रा जी से पूछिए। ठीक है सर, ठीक है संबित पात्रा बोलिए। त्रिपाठी जी पर वो बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। इस तरह से संबित पात्रा ठीक है, दिखाइए क्या डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं। इस तरह से अगर पत्रकारों पर टिप्पणी करेंगे, उन पर केस मुकदमा करा दीजिए, डराइए उनको। देखिए ये आप पत्रकारों को डरा सर प्लीज अब इससे बाहर आइए, वापस आ जाइए मुद्दे पे। मिश्रा जी अब वापस आ जाए इस मुद्दे पे। संबित पात्रा क्या दिखाना चाहते हैं, जल्दी दिखाइए, फिर भदौरिया जी के पास जाना। ये पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन को ले लीजिए। आरएलडी 100%, उसके बाद एनसीपी 78%, बीजेडी 43%, आईएनसी इंडियन नेशनल 38%, बीएसपी 33%, डीएमके 33%, सपा 27%, सीपीएम 25%, जेडीयू 20%, बीजेपी सबसे लास्ट 19% पेज खड़ी है। और आप कह रहे हैं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं डायनेस्टी को, वंशवाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी अगर अनसक्सेसफुल प्रूव होते हैं, आज प्रियंका जी को लेकर आए हैं, कल अगर प्रियंका जी अनसक्सेसफुल प्रूव होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप खुद पूछ लीजिए मिश्रा जी से। प्रियंका जी के जो बच्चे हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको सफलता दे, बच्चे हैं वो, अभी बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, मगर उन्हीं के पास जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप पूछ लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। आपने अपना दस्तावेज दिखा दिया। भदौरिया जी आप हाथ उठाएं बहुत देर से, आप अपना पॉइंट रखिए, फिर मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए भदौरिया जी। नहीं, हम कभी दस्तावेज को लेकर आते नहीं तो दिखाएंगे सर ये मिश्रा जी एक बार भदौरिया जी को सुन ले। आप रोहित जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि जो जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं वहां से डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश में कितने टिकट बांटे उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप इतिहास पर जा रहे हैं कि डीएमके ने इतना किया और उसने ये किया। वंशवाद पे डिबेट हो रहा है। आपने उत्तर प्रदेश में जो टिकट बांटा है, वंशवाद पे डिबेट हो रहा है, एक टिकट पे डिबेट नहीं हो रहा है साहब। आपको उस पर बोलना चाहिए। बताइए, परिवारवाद के नंगा नाच के ऊपर कांग्रेस बताएगी। हे प्रभु, कैसा कलयुग आ गया है। अच्छा सुनिए ना, अपने परिवार नेताओं के तमाम हे प्रभु, कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है। परिवारवाद के नंगा नाच पे कांग्रेस प्रवचन करेगी। आप उसकी बात करिए ना। भदौरिया जी को सुन लीजिए। अब भदौरिया जी बोलिए। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री की अवहेलना की है। मिश्रा जी आ रहा हूं ना आपके पास। अवहेलना की है मोदी जी, इसका मतलब कथनी कर। ठीक है मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं ना अभी। देखिए, ऐसा मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो राजतांत्रिक लोकतंत्र में यकीन रखती हैं। जिस तरह से राज तिलक हुआ करता है राजा का, उसी तरह से लोकतंत्र में राजतांत्रिक लोकतंत्र, ये परिभाषा है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस पार्टी के लिए गढ़ी थी, और वही परिभाषा मुलायम सिंह जी ने पूरी तौर पर अपनी पार्टी के लिए अपना ली। एक तो ये परिभाषा है। दूसरा ये है कि लोकतंत्र के अंदर कोई कार्य करके अपना बढ़ना चाहे, इसके लिए सबके लिए अवसर बने हुए हैं। तो उन माध्यमों से आज जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, बहन मायावती जी के परिवार में कई भाई हैं और भी रिश्तेदार हैं, मुझे ये बतला दें कि उन्होंने किसी को राज्यसभा में भेज दिया हो, या आप एक तरफ से मत हाकिए सबको। ये हो सकता है, आप जैसे मैं मान लीजिए सार्वजनिक जीवन में हूं तो आप तो कह सकते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई संस्था, ये नहीं हुआ करता। आप
20-30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक आप संघर्ष कर रहे हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है, वो एक अलग परिभाषा होगी। पर ये जो राजतांत्रिक परिवारवाद है, लोकतंत्र जिसमें राज तिलक हो जाया करता है, जैसे राजीव गांधी का हो गया, इंदिरा जी का हो गया, उसके बाद फिर राहुल गांधी का हो गया, उसके पहले संजय गांधी का हो गया था, इसी तरह से मुलायम सिंह के सभी परिवार के, दूसरा सिस्टम है, मतलब उसमें तो मैंने आपको 50 नाम दे दिए हैं। और इसके खिलाफ पूरा जीवन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष किया। बोलिए प्रेमचंद मिश्रा, आप बोलिए, अब बोलिए, आप जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए। अरे हमारे भदौरिया जी जो है ना, ये बड़े सीनियर आदमी हैं, मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो दूसरे पार्टियों का गिना रहे हैं, कांग्रेस के बारे में फिर आ जाते हैं वहीं पर। अरे आपके पार्टी में दूसरा सिस्टम है, आप उस पर बोलिए ना कि आपके यहाँ कैसे टिकट देते हैं और किस आधार पर टिकट देते हैं, ये सबको पता है। ये सब बात मत कीजिए। अरे भाई, बात हो रही है पर ईमानदारी से बात भी करेंगे, उस पर बताएंगे, उसके अंदर बताएंगे कैसे आपके यहाँ के बिरला, हम नेताओं के परिवार को ऊपर बैठा दें, सब जगह बैठा दें, उससे बचिए। और आपके पार्टी में भी कई रिश्तेदार हैं हम उस पर बहस होगी, उस दिन बताएंगे। पैसा रखते पाए गए, जिस दिन बिरला, डालमिया, टाटा को आप लोग करेंगे तब आप चर्चा करिएगा। क्या पैसे नहीं मिले हैं अभी? आप उस पर बात करिए ना, ये मत कीजिए। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, आपने राजनीति में राज्यसभा भेजा क्या? मैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए। दावा करते हैं तो बीजेपी की भाषा मत बोलिए। आप बीजेपी की भाषा बोलकर साबित कर देते हैं। आप खाली राजतंत्र, एक ही राजतंत्रवाद बताइए। चलिए, ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। सर जनता हमको चुनकर भेजती रही है, तब हम जीतते हैं। सारी बात आपने सारी बात करते हुए वो सवाल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मिश्रा जी, सवाल आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जो पहले संबित पात्रा ने उठाया, उसके बाद सुधींद्र भदौरिया ने उठाया। वो सवाल आपने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मिश्रा सारी भी जीत जाते हैं, इसका क्या मतलब है? उन्होंने बड़ा सीधा सवाल पूछा आपसे, जो संबित पात्रा ने भी पूछा था। बोलता हूं, बताइए ना सर, उस सवाल का जवाब तो दीजिए। राजीव गांधी की राजनीतिक योग्यता क्या थी जब प्रधानमंत्री बने थे? राहुल गांधी की राजनीतिक योग्यता क्या थी जब उनको सांसद के लिए मैदान में उतारा गया था और उपाध्यक्ष बनाया गया था? जनता का विश्वास था, जनता ने कहा था कि उन्हें चुनाव में उतारना चाहिए। सर, ये वैसे ही जनता की भावना को सर ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति है। प्रेमचंद मिश्रा जी सुनिए, प्रेमचंद मिश्रा जी सुनिए, प्रेमचंद मिश्रा जी सुनिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। सर प्लीज एक एक करके बोलिए, घड़ी लगानी पड़ेगी वापस। गांधी परिवार को लेकर सर, गांधी परिवार के कई जनरेशन ने इस देश के पब्लिक लाइफ को अपना गांधी मत कहिए, नेहरू परिवार कहिए, से लेकर राजीव तक की हत्या हुई है। गांधी मत कहिए, नेहरू परिवार कहिए। और वो एक बड़ी वजह है, फ्रीडम मूवमेंट का एक बड़ी वजह है, जिसे जनता का एक एक्स्ट्रा आकर्षण और विश्वास उस परिवार के फ्रीडम मूवमेंट ये देश को अपनी बखूबी मत सोचिए। अगर तुलना इन लोगों की राजीव गांधी और राहुल गांधी कौन से फ्रीडम मूवमेंट में थे? संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परिवार को टिकट नहीं देना और उनकी पार्टी टिकट दे रही है। ये क्या मतलब है? क्या नरेंद्र मोदी की बीजेपी में अब नहीं चलती है क्या? ये कैसे संभव है? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, यही उनकी विशेषता है। और मैं समझता हूं यही उनका एक तरह से विजन है बीजेपी। सर, जो आप दलील दे रहे हैं ना, वाली बीजेपी नहीं है। मिश्रा जी, जो आप दलील दे रहे हैं ना कि जनता जिताती है तो हम क्या करें, आ सकता हूं। ये वैसी दलील है सर, जब टीवी पे साफ छछुंदर चलते थे, टीवी चैनल वालों से पूछे तो कहते थे जनता देखती है, हम क्या करें। ये नहीं कहते थे कि हम दिखाते हैं इसलिए मजबूरन जनता देख रही है। आपने जो कैंडिडेट उतारा है, जनता तो उसी के आधार पर वोट देने जाएगी ना सर। राजीव राय, आप बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठाएं बहुत देर से। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, राजीव राय, मैं उम्मीद करता था कि सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग सच्चाई को स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और बसपा के मित्र दोनों की अपनी मजबूरियां हैं। और इन दोनों का गठबंधन नहीं है ना आपके साथ सर, तो मजबूरियां इन्हीं की होंगी। नहीं, आज इन दोनों का गठबंधन नहीं है तो मजबूर यही होंगे बेचारे। आज आप आंकड़े दे रहे हैं, मैं एक उदाहरण नहीं, इनमें से किसी से आपका गठबंधन होता तो आप उसको डिफेंड कर रहे होते बैठ के सर यहाँ पे। नहीं, बोल तो लेने दीजिए। मैं किसी अपने को नहीं डिफेंड किया इस बारे में, मैं तो जनरल मिश्रा की बात को कोट किया। मेरे को बोल तो लेने दीजिए। संबित पात्रा की मजबूरी यह है
कि इनके यहाँ परिवारवाद आज नया नहीं है। इनके यहाँ तो ऐसे राज्य परिवार थे कि 2 परिवार के लोग कांग्रेस में जाकर राज किए, 2 लोग भारतीय जनता पार्टी में। मध्य प्रदेश और राजस्थान उसका साक्षात उदाहरण है। और आज ये मजबूरी इनकी ये आई है कि इनके यहाँ से कोई टिकट में उम्मीदवार लड़ने वाला नहीं है, इसलिए बाहर के या तो बाहर के लोगों को ले आएंगे या किसी परिवार के लोगों को देंगे। और जहां तक भदौरिया साहब की बात है, भदौरिया साहब बिल्कुल सही कहा, कार्यकर्ताओं को उपेक्षा होती है। इनके पास सिर्फ पैसा नहीं है इसलिए बहन जी टिकट नहीं देती है। और बहन जी के परिवार के लोगों को टिकट इसलिए नहीं मिलता है कि जो 10 नोटों की मशीनें रखी गई थी मुख्यमंत्री आवास में, उन पैसों को गिनेगा कौन? तो हाँ, भदौरिया साहब तो काम कर नहीं सकते। मैं तो चंद्रशेखर जी के जमाने से आपको जानता हूँ, ईमानदार आदमी, इनसे ज्यादा कर्मठ, इनसे ज्यादा डिफेंड करने वाला, इनसे ज्यादा बसपा के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी से संसद सदस्य का चुनाव लड़ चुका हूं, आपकी जानकारी के लिए राजीव राय जी। मैं जानता हूं, पैसा ऐसा नहीं मैं उम्मीद करता था कि आप पार्टी के कार्यकर्ता लोग भेजे गए और विधान परिषद में भेजे गए, कोई आपसे ज्यादा योग्य नहीं है मुकाबला करते हैं। कोई ज्यादा आपसे योग्य नहीं था, आपको भेज दिया गया होता, वालों का मुकाबला करते हैं। चलिए एक काम कर लीजिए, इटावा जैसे शहर में, प्लीज। अरे भैया, इटावा जैसे शहर में हम बूथ लूटने वालों का मुकाबला करते हैं। राजीव राय, आप सब पार्टी की मजबूरी गिना रहे हैं। अखिलेश जी की क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी के साथ प्रचार नहीं करना चाहते? आप तक मंच पे नहीं दिखे, गठबंधन हो चुका है जबकि दोनों पार्टियों का। कोई प्लान है? सवाल ये कि अगर टिकट बहू बेटे पाएंगे तो कार्यकर्ता क्या केवल कुर्सियां लगाएंगे? रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं और सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से। ब्रेक के पहले काफी गर्मा गर्म बहस हुई इस विषय को लेकर। रामदत्त त्रिपाठी जी, लेकिन क्या ये कह पाना जायज है कि कोई भी ऐसी पार्टी है जो ये कह के निकल जाए कि हमारा तो कम है परिवारवाद, दूसरे का देखिए इनका ज्यादा है? परिवारवाद तो परिवारवाद है। आप 15% कर रहे हैं कि 50% कर रहे हैं या 100% कर रहे हैं? जी, 2 बातें हैं। एक तो क्या है, क्वांटिटी का फर्क है। दूसरा ये है कि भाई अगर आप बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ज्यादा की तरफ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था तो लोगों ने उसका स्वागत किया था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं तमाम जितने कमेंट आ रहे हैं इन टिकटों के बाद, तो उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही निराशा के कमेंट आ रहे हैं। और 2 तरह के कमेंट आ रहे हैं, केवल परिवार की बात नहीं है, दूसरी बात भी आ रही है। इस बार ये आरोप भी लग रहे हैं, जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगते थे और कई लोगों ने कहा कि भाई एक टिकट काउंटर खुल जाता है और बोली लगती है टिकटों की, तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये एक गंभीर बात है। लेकिन मेरा एक दूसरा कहना, आपने बहुत पॉजिटिव बहस छेड़ी है। मेरा ये कहना है कि अगर ये जो टिकटों का वितरण है, चूंकि पार्टियों में सेंट्रलाइज बहुत सिस्टम सारा हो गया कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वो फॉर्म ए और बी देता है, और इसलिए लास्ट मोमेंट पे कल पार्टी ज्वाइन किया, आज पार्टी ज्वाइन किया, टिकट ले लेते हैं। तो अगर ये प्राइमरी लेवल पर क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई राय शुमारी हो, जैसे अमेरिका में प्राइमरी होती है उम्मीदवार तय करने से पहले, मुझे लगता है कि जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या कम से कम जिले में कार्यकर्ताओं की राय विधिवत ली जानी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयोग को करना चाहिए कि ये जो टिकट देने का काम सेंट्रल लेवल पे होता है फॉर्म ए पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या क्षेत्र के लेवल पे हो। तो मुझे लगता है ये जो केंद्रीकरण है, ये त्रिपाठी जी आपको याद होगा टिकट बेचना, एक समय जब राहुल गांधी नए आए थे तो बड़ी चर्चा चली थी कि वो पहले सीवी मंगाते हैं, सीवी के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद चीजें तय होती हैं। दूसरी तरफ एक और दिल्ली की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके बारे में भी सर खूब कहा गया कि हम छोटे छोटे स्तर पे जाके राय लेते हैं सर, लेकिन उस राय का क्या हश्र होता है सर? जब आपने भी सुना होगा वो फोन रिकॉर्डिंग जिसमें पार्टी के मुखिया कह रहे थे कि लात मार के निकाल दें इन लोगों को। नहीं है ना, नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं है रोहित जी, वो सिस्टम नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो सेंट्रलाइज हो जाए, अभी क्या दिक्कत है कि सारी पार्टियों ने सेंट्रलाइज कर रखा टिकट देने का। ठीक है, ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर निर्णय हो जाए और फॉर्मल सिस्टम हो जाए, ठीक है संबित, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि अदरवाइज तो अभी आज कोई ज्वाइन करेगा और कल टिकट ले लेता है। संबित बोलिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे सवाल पूछ रहे थे। एक हिंदी में कहावत है कि छलनी जो है वो सुई को कह रही है अरे तुम्हारे में एक छेद है। ये पूरी उसी प्रकार की कहानी है। 4 लोगों को टिकट दे दिया है, ये वंशवाद नहीं है, ये वो भी तो कार्यकर्ता थे और इस बात पे तो आम सहमति है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग मान रहे हैं।
कि अगर नेता के बच्चे भी हैं और काम कर रहे हैं 20 वर्ष से, तो उनको टिकट मिलना ये बंसबात सर नहीं दीजिए है। ना, और इसमें किसी प्रकार का कौन मना कर रहा है आपको? आपकी पार्टी है, आपका उम्मीदवार है, आप सबको दीजिए, लेकिन ये कहना तो बंद कीजिए ना फिर कि बाप बेटे को टिकट नहीं मिलना चाहिए, बेटे बहू को टिकट नहीं मिलना चाहिए, भैया भाभी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये कहना बंद कर दीजिए ना सर। मैं कंप्लीट कर लूं। मुलायम सिंह की पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि वहां ओपन है सब। समझ नहीं पा रहे, वो कहते हैं कि भाई हाँ हम तो हैं, हमारे परिवार से चला रहे पार्टी। रोहित जी आप कहना शुरू कीजिए। रोहित जी सुन लीजिए मेरी बात। रोहित जी आपने डिस्टर्ब भी नहीं किया जब पत्रकार साहब बोल रहे थे, उन्होंने हम पे कुछ सवाल पूछे, मैं उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा इंतजार करके सुन लीजिए। नंबर 1, देखिए किसी व्यक्ति को जो 20 साल काम कर रहा उसको टिकट मिलना, और कोई व्यक्ति, याद करिए जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद राजीव गांधी जी तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, वो तो राजनीति से घृणा करते थे, मगर जिस प्रकार उनको खींच कर कि आप नहीं आएंगे तो पार्टी डूब जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे सोनिया जी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, वो तो राजनीति को जहर मानती थी। उन्होंने खुद कहा एक दिन रोते हुए राहुल गांधी जी को कि बेटा ये जहर है और हम सब जहर का घूंट पी रहे हैं। तो जब जबरदस्ती सब जहर का घूंट पीने लगे सत्ता में आने के लिए, वो बंसबाद होता है। ये 20 साल काम करके एक टिकट मिल गया एमएलए का, काउंसलर का, आप उसको बोल रहे ये बंसबाद है, ये राजशाही और टिकट मिलने में फर्क है। तीसरी बात है सर, सुनिए, तीसरी बात मैं खत्म कर दूं अपनी बात। सर मैं अपनी बात खत्म कर दूं, आप बोलिएगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, समझ पाएंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप जब बोलेंगे तो आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, हमारे बस की बात कहाँ है? सब राहुल गांधी की बस की बात है ना। हमारे में टैलेंट कहाँ है? सारा टैलेंट तो दुनिया का राहुल गांधी जी के पास है, तो हमारी बस की बात थोड़ी है। तो थोड़ा सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा। पहले दूसरों को सुन तो लीजिए। गांधी परिवार का नाम लेते ही इतना असहज क्यों हो जाते हैं? मेरे जवाब देने दीजिए। आपने एक प्रश्न उदाहरण दिया, रोहित जी ये बीच में बोलने लगे, ये कैसे चलेगा? फिर से खड़ी वाले अंकल को बुलाइए। खत्म हुआ जा रहा है ना, मैं कंप्लीट कर दूं ना, मैं 10 सेकंड से मैं कंप्लीट कर लूं। सर समय खत्म हुआ जा रहा है। रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप प्रेमचंद्र से पूछ लीजिएगा, इसलिए उनको लाना पड़ा। मिश्रा जी मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आपके साथ में कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मिश्रा जी आप नहीं समझ सकते कांग्रेस की राजनीति को। अरे प्रेमचंद जी रुक तो जाइए। मिश्रा जी सुन लिया, राहुल जी ने आपका प्रमोशन हो जाएगा, सुन लिया। मैं बाद में आप ही के पास आने वाला था कमेंट लेने, लेकिन आप ध्यान नहीं रख पाए। प्लीज सर, राहुल गांधी ने सुन लिया है, आपका प्रमोशन होगा, हमारा तो सुन लीजिए प्लीज सर। तो आपके फैसले तो खुद ऐसे होते हैं, प्लीज सर, आप दूसरों पर उंगली मत उठाइए। सर समय जा रहा है, कंप्लीट कर दूं प्लीज। रोहित जी ये क्या हो रहा है? जिसका पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह जैसे लोग हो, वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। सर अब आप लोग कहां चले गए? मुद्दा कुछ और चल रहा है सर, आप लोग कहीं और चले जाते हैं। मुद्दा परिवार का है सर, केवल आप लोग परिवार को जस्टिफाई कर सकते हैं, कर दीजिए, नहीं कर सकते तो माफी मांग के उठ जाइए कि भाई हम नहीं कर सकते जस्टिफाई, हमारी मर्जी के खिलाफ होता है। पार्टी के नेता चाहते हैं परिवारों को बढ़ाना तो बढ़ाते हैं, साफ साफ बोल दीजिए सर, बातों को घुमाना क्यों? रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, 20 सेकंड है, 20 सेकंड है, समय से ओवर हो चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये देखिए फिर गांधी परिवार पे प्लीज बोलिए। गांधी परिवार के बारे में बोलने का कोई हक है क्या भारतीय जनता पार्टी को? नंबर 1 देखिए, अरे क्या हो रहा है ये? आप इनका साउंड डिप कर दीजिए, आप मुझे बोलने बोला है आपने। पॉलिटिकल राइट नहीं है। अरे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? चलिए सर, क्या किया है देश के लिए? मैं मानता हूं सर कि आप लोग नहीं चाहते। क्या हो रहा है रोहित जी? आप एंकर में आपको छोड़ता हूं। मिश्रा जी, वो देश के बारे में बात करेगा। मिश्रा जी, आपकी झूठ, मिश्रा जी आप झूठ बोलते मिश्रा जी, हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। मिश्रा जी झूठ बोलते हैं तो जनता जवाब दे देगी ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? रोहित जी आप साउंड भी डाउन कर सकते हैं। नहीं समित पात्रा, आवाज हम बंद नहीं करते, आपको भी पता अच्छे से। ये जोड़ी पहले घड़ी लगाते हैं उस वक्त आवाज अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन ये समय आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जनता अपने आप तय करेगी ना, जनता देखती है सर, जनता अपने आप तय कर लेती है। जनता को समझ में आता है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, अपना 10 सेकंड कौन डिफेंड कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, समय खत्म कीजिए अपनी बात, 20 सेकंड है, समय खत्म हो चुका है, प्लीज। देखिए प्रेमचंद जी ने कहा कि गांधी परिवार को इसलिए राजा बनाया गया क्योंकि इनके परिवार में शहादत हुआ। रोहित जी आप बताइए, न जाने कितने सैनिकों ने इस देश के लिए अपना सर कटवाया है। क्या कांग्रेस पार्टी किसी भी एक सैनिक को लाके प्रधानमंत्री बना सकती है? ये देखिए, शहादत के नाम पे ये कहकर कि गांधी परिवार नहीं होता तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती, ये इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बना रहे हैं। आप भारत को लाके गांधी परिवार, नेहरू परिवार के चरणों में डाल रहे हैं। याद रखिए मिश्रा जी, गांधी परिवार कुछ नहीं है सर, समय हो गया खत्म। भारत बहुत बड़ा है, मैं चाहता था कमेंट करना बाकी दो मेहमानों से भी, लेकिन माफी चाहता हूं, आप लोगों ने उस स्थिति में छोड़ा नहीं मुझे, समय से बहुत ओवर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ताल ठोकी का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जनता ने यह तय कर लिया, देख लिया, समझ लिया कि जब परिवार की बात आती है
तो कौन राजनीतिक पार्टी कहां खड़ी है और उसको डिफेंड करने में किसको कितना पसीना बहाना पड़ता है।